हम रूल्स की बात कर ही रहे थे, तो जैसे हर दिल के साथ अभी वीडियो बनाई तो भाई कहता कि ऐसे काफ़ी मतलब अभी भी प्रॉपर डिटेल में तूने नहीं बताया, क्योंकि सिर्फ यही रूल्स नहीं है और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और जो कि हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें थी, तो बाकी चीज़ें भाई बताएगा। हम तो जो फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रूल आए हैं कि सितंबर से जो पीपीपी मतलब जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कॉलेजेस है, जैसे मेरा कॉलेज है, मेरा पीपीपी कॉलेज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ। तो ये कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो उनका खुद का कैंपस नहीं होता है, जैसे मेरा फैंशो कॉलेज है, ठीक है, और ये फैंशो कॉलेज किसी और कैंपस में पढ़ा रहा है। ओके। जैसे मेरा कैंपस है आईलैक का, तो ये इनके कैंपस में पढ़ा रहा है, ठीक है। और इन कॉलेजेस में अब क्या होगा कि ये लोग वर्क परमिट नहीं देंगे सितंबर से, सितंबर 2024 इस साल का जो सितंबर आएगा उसमें वर्क परमिट किसी को भी नहीं मिलेगा, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे। इससे जो अभी स्टूडेंट्स है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो आ चुके हैं कनाडा जो में, आ चुके हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं वाली है, जो मई में भी आएंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अब सितंबर इनटेक में आ रहा है उनको दिक्कत है। जिस भी, और इसमें आपको बता रहा हूँ ढूंढना कैसे ये वाले कॉलेज कौन से होते हैं, ठीक है। आप IRCC की वेबसाइट पे जाके DLI सर्टिफाइड कॉलेजेस अगर सर्च करोगे, ठीक है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, और उसकी लिस्ट निकालोगे, उस पर आप सर्च करना अपना कॉलेज का नाम। अगर उसमें एट लिखा होगा, जैसे फैंशो एट आईलैक लिखा होगा, या जॉर्ज ब्राउन एट कोई भी लोकेशन लिखा होगा, एट का मतलब है कि वो किसी और कैंपस पे पढ़ा रहा है, और वो कॉलेज वो कॉलेज वर्क परमिट नहीं देगा। ओके, ठीक है, जो भी एट पे होगा, जो किसी और लोकेशन के साथ पार्टनरशिप है जिसकी भी, ठीक है। अगर किसी कॉलेज की किसी और कॉलेज के साथ पार्टनर्शिप है, मतलब वो पब्लिक प्राइवेट हो गया। ओके। तो बट ये तो रूल ही निकाला IRCC ने, तो उनके साइड पे है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तो देंगे ही नहीं। जैसे अब तेरा कॉलेज है भाई, मेरे को ये तो भी पता नहीं था मेरे को कि तेरा कॉलेज है, तू पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये जैसे तेरा कॉलेज है, तो जो इसका कॉलेज है वो सितंबर इनटेक से वर्क परमिट देगा ही नहीं, उनको अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर पब्लिक कॉलेजेस हैं, जो DLI सर्टिफाइड कॉलेजेस हैं, सिर्फ वही कॉलेजेस जो हैं वो वर्क परमिट देंगे। और यहाँ पर ये भी है कि जो पहले मास्टर्स डिग्री के लिए आता था ना, जो 1 साल की डिग्री के लिए आता था मास्टर्स की, तो उसको 1+1 का उसका होता था कोर्स, मतलब एक साल का उसका कोर्स होता था और 1 साल का उसको वर्क परमिट मिलता था। और अब इन्होंने, और जो 2 साल की मास्टर्स के लिए आता था उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। तो जो मास्टर्स के लिए ना इन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप 1 साल के लिए आओ या 2 साल की मास्टर्स के लिए आओ, वो आपको जो वर्क परमिट है वो आपको 3 साल का ही मिलेगा। तो इस पे चाहे वो कोई 1 साल के लिए आ रहा है या कोई 2 साल के लिए आ रहा है, जो उसको वर्क परमिट है उसको 3 साल का ही मिलेगा। यहाँ पर अभी ये भी कंफ्यूजन काफ़ी चली थी कि जो जिनका ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है, जैसे कि हम ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, तो हमारा ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम हमारा है वो ग्रेजुएट कोर्स है, तो हमारे लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो गई है। बट IRCC ने फिर वो क्लैरिफिकेशन दे दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रूमर्स हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यहाँ के लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं और जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, वो वीडियोस बना के डाल रहे थे कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, जो फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के कोर्स के लिए आ चुके हैं, तो उनके लिए भी जो है ये चीज़ एप्लीकेबल है। और ये चीज़ अब उनके कोर्स पे भी अप्लाई होती है कि जो 1 साल जो पढ़ चुका है वो 3 साल का उनको वर्क परमिट मिल जाएगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। इमिग्रेशन वालों ने क्लियर कर दिया है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के कोर्स के लिए जो बच्चे आ रहे हैं या जो बच्चे आएंगे उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। नहीं, जो 2 साल की स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और जो 1 साल की स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्स के लिए उनको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और ये सारा का सारा जो क्लेश हुआ है ना, ये ओंटारियो जो लोकेशन है उसकी वजह से हुआ है। जो GTA लोकेशन है सारे के सारे, क्योंकि बाहर के जो कॉलेजेस, क्योंकि हर बच्चा जो आता है वो पढ़ना चाहता है टोरंटो लोकेशन में, क्योंकि वो लोकेशन लाइवली है। तो इन लोग ने क्या करा, जो बाहर लोकेशंस है, तो ये बाकी लोकेशंस ने जो कॉलेजेस बाहर है टोरंटो के, उन्होंने यही करा कि जो बच्चे बाहर से पढ़ना चाहते हैं टोरंटो में, वो पार्टनरशिप कर ली उन्होंने। और ये रूल इसलिए हटाया गया है कि वर्क परमिट नहीं मिलेगा, या इसलिए है क्योंकि जो लोकेशंस और दूसरी पे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जैसे मेरा ही ले लो, मैं फैंशो आईलैक में पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ 4 फ्लोर का हमारा कॉलेज है, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, उसमें 4 फ्लोर दे रखे हैं हमें, जिसमें हमारी पढ़ाई हो रही है। और जो फैंशो का जो ओरिजिनल कैंपस है जो कि लंदन में है, ठीक है, जो लंदन ओंटारियो में है, वो 110 एकड़ का कैंपस है। अब फर्क देखो कि
फैसिलिटीज वहां पे क्या मिलती होगी, हमारे 4 फ्लोर में क्या मिलती होगी, कुछ भी नहीं, है ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि एजुकेशन जो है वो एक लेवल की मिले, है ना, और चेंज हो ये वाला रूल, ठीक है। तो इस वजह से वर्क परमिट हटा दिया सबसे बड़ी गया। बात ये है कि जो जब जितना भी बच्चा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वो ओंटारियो में ही आ रहा है, और बाकी जगह बाकी प्रोविंस वो नहीं जा रहे। और लाइक अगर मैं मॉन्ट्रियल की भी बात करूं तो वो भी बच्चे वो जाना प्रेफर कर रहे हैं कि वहाँ पर काम कम है, ओंटारियो में काम ज़्यादा है, तो इस साइड टोरंटो और ब्रैम्पटन साइड काम ज़्यादा, तो इसलिए वो मूव नहीं करते हैं। बट यहाँ पे अब तो मतलब ऐसे हो गया है कि सिचुएशन की अब फ्रेंच मैंडेटरी हो गई है काइंड ऑफ, कि जिनको फ्रेंच आती है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मूव भी कर रहे हैं मतलब टूवर्ड्स लर्निंग फ्रेंच। तो ये भी काफ़ी एक बेनिफिट है देखा जाए, इसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बट ये है कि मतलब 60-70% तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। बट यहाँ पर रीजंस भी हैं, क्योंकि काम कम है, काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काम की स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस वजह से जो है वो इनको ये रूल निकालना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और इन्होंने कोविड के बाद तो एकदम से ही लाइक बूम हो गया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे आने लग गए हैं, और पहले भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए ही हैं। तो अब इन्होंने एक प्रॉपर कैप ही लगा दी है इस चीज़ पे कि, और GIC भी इसी वजह से बढ़ाई है क्योंकि जॉब्स नहीं है बच्चों के पास। तो यहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि खाए बिना बच्चे सो गए या कुछ भी हुआ है। तो मतलब ये सब एक तो जो यहाँ का मेयर है, मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है मेन, उसने ये चीज़ वीडियो डाली है प्रॉपर अपने IRCC के चैनल पे कि वो एक सर्वे पे गया था, और वहाँ पर उसने देखा कि गुजराती लोग जो हैं वो एक बेसमेंट के अंदर 25 लोग रह रहे हैं एक बेसमेंट के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ टू सेव मनी, एंड हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उस वजह से। तो उसने वो अपनी आंखों से वो चीज़ विटनेस करी है, और जिसकी वजह से ये सारे रूल्स आए हैं। तो ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी बढ़ गया है, क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जैसे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है वो जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए, ऑप्शंस फाइंड आउट करने के लिए वो यही करता है कि वो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, लाइसेंस ले लिया, और ऐसे लाइसेंस होते हैं जो ज़रूरी होते हैं काम के लिए, तो सिक्योरिटी की जॉब करने लग जाते हैं। और सिक्योरिटी की जॉब में अब जैसे टोरंटो, जैसे भाई टोरंटो रहता है, यहाँ पर जॉब्स हैं अवेलेबल जैसे सिक्योरिटी की है, बट यहाँ पर उतना जो लेवल ऑफ रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब जो भी रिसेंट केस आया था कि जो होमलेस था वहाँ पर टोरंटो में ही, वो एक सिक्योरिटी पंजाबी भाई था अपना, उसको मार दिया उसने। तो होमलेस ने उसको सिक्योरिटी वाले को, क्योंकि वो कुछ चोरी कर रहा था और उसने रोका, तो उसने स्टैब्ड इन हिज स्टमक। सो मेरे खुद के दोस्त के सामने 2-3 बार चीजें हो गई है। मेरा तो खुद का दोस्त सिक्योरिटी में, काफी रिस्क भी रहता है इस ऐसी जॉब्स में, और काफी ज्यादा मतलब पे भी मिनिमम ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्क है तो पे आपको इतना $35 या $40 आवर पे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम पे बट है कि जो लेवल ऑफ रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। फीस भी है ना, वो भी सेम है। जो PPP वाले कॉलेजेस है और जो नॉर्मल कॉलेजेस है उनकी फीस भी सेम है। फैसिलिटीज कम, फीस कम। और ये गवर्नमेंट ने एक और चीज इसलिए बंद की है ये वाले कॉलेजेस, क्योंकि ये जो कॉलेजेस दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, इन्होंने धंधा बनाया है सिर्फ ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करे वर्क परमिट के लिए। अब वही स्टूडेंट्स यही वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं और एजुकेशन ले नहीं रहे हैं, तो वर्क परमिट ही बंद कर दिया उन्होंने इस वजह से। अब जो भी जैसे मैंने अभी हरदिल के साथ जो हुआ है वुमेन यूनिवर्सिटी वाला, तो वो भी इट्स नॉट अ राइट थिंग कि बच्चों को ऐसे ह्यूमिलेट करना और उनको ऐसे प्रेशराइज करना कि ठीक है, दे डोंट हैव नाउ एनी ऑप्शन, so they have to pay the fees for their final semester. So this is like all scam। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये सब बच्चे यहाँ से सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को। बट लाइक आपको यही है कि एक रिसर्च प्रॉपर करके आओ, ऐसा नहीं है कि वर्क परमिट के लिए आ रहे हो तो PPP वाले कॉलेजेस जरूर देख कर आओ। IRCC के DLI बेसिकली सर्टिफाइड हो। मेन तो वो है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं कोई भी कोर्स लेके, और हम उन्हीं बच्चों में से हम भी हैं कि हम वो फ्यूचर देख के नहीं आए कि हमें क्या आगे जाके करना है। हमें बस आना था तो हमने कोई भी कोर्स चूज किया, जो कि 98% बच्चा इंडिया से कनाडा आने के लिए सिर्फ वही करता है कि वो कोई भी कोर्स उठा के आ जाता है, तो कोई फील्ड कोर्स नहीं उठा के आता।
क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो कोई मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक सेम लेवल पे रह के ही काम करना पड़ता है, और उस वजह से फिर वो आ जाता है और उसको बाद में आके पता लगता है कि यार यहाँ पे तो सिचुएशन, हम जब तक इंडिया में होते हैं तब तक सिचुएशन हमारे लिए होती है कि हमने कनाडा जाना है, हम कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, बट जब हम कनाडा आ जाते हैं तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और यहाँ पर आके फिर कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, तो हम उस स्केल पे तो होते हैं, बट वो कुछ भी करना और कैसे भी करने के लिए काम ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आप प्लीज़ थिंक आने से पहले, और वो स्किल जो है वो आप अपनी डेवलप करके लेके आओ। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमने फ्रेंच स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है और इसका जो कोर्स है वो 2025 में ख़त्म हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। सो उस वजह से तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सीख रहे हैं साथ साथ, और हम जब तक देखो वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे लिए आगे। बाकी जी इन्होंने GIC भी बढ़ा दी थी, GIC की भी जो पहले जो स्टूडेंट्स आते थे, जैसे हम दोनों आए हैं तो हम जो $10,000 GIC है वो पे करके आया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब उन्होंने एक मतलब 21,000 समथिंग कुछ एक सर्टेन अमाउंट कर दिया है, डबल कर दिया सीधा, क्योंकि यहाँ पे वही है कि बच्चों के पास काम नहीं है, और उसके बाद जब GIC खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर उनको वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर ऐसे केसेस भी आए हैं कि बच्चे टेंट्स में रह रहे हैं और बच्चे मतलब एक पुल के नीचे रह रहे हैं, वो भी क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे उस मोटिव से आता है कि GIC खर्च ना करे, और वो फीस खुद का पैसा है, वो बेसिकली निकाल दे, अपनी पैसा कमा ले। मतलब मेंटालिटी यही होती है कि खुद ही फीस निकले, फिर घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाना पड़े। क्योंकि इंडिया से जब कनाडा स्टूडेंट्स आते हैं तो वो सिर्फ मतलब कुछ लोग ही, मतलब मैं मान के चलता हूँ 50% मेजोरिटी होती होगी जो जिनके पेरेंट्स जो है जो एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हैं। बाकी 50% तो यार कोई लोन लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है यहाँ पे, कोई घर के कागज रख के आ रहा है, बहुत सारे मतलब सबकी लाइफ में अपने अपने इश्यूज चल रहे हैं, तो हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। तो यही है कि अब तो देखो रिसर्च करके आओ, अपना रेलिवेंट कोर्स लो, क्योंकि अब तो जब कैप लगाया बच्चों का उसके बाद में कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। एग्जैक्टली IELTS का स्कोर अपना अच्छा करके आओ, जो यहाँ पर आने के बाद भी मतलब यहाँ पर आने के बाद भी आपको अब ऐसे नहीं हो सकते कि हम बस आ गए हैं और अब हमारा खत्म हो गया, हमारी स्ट्रगल खत्म हो गई है। स्ट्रगल तो असली यहाँ के शुरू होती है बेसिकली, क्योंकि हम वहाँ पर IELTS हो जाती है, बट और यहाँ पर आके हमें जब हम 1-2 साल निकाल लेते हैं, क्योंकि हम एक कल्चर से उठ के दूसरे कल्चर में आते हैं, बट हम वो दूसरा कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं। जैसे कोई पंजाबी और गुजराती है तो वो यहाँ पर आके पंजाबी और गुजरातियों के बीच में ही रहना पसंद करता है। वो चीज़ जो वेस्टर्नाइज कल्चर है, जो मॉडर्न कल्चर है, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी, और उस वजह से फिर वो जो स्टडीज़ होती है उनकी वो काफ़ी हैम्पर होती है, और काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर मैं IELTS की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो फिर बाद में हमें स्कोर चाहिए होता है लाइक 7.5 8.5 ओवरऑल, जब हमें आगे फर्दर हमें अपनी फाइल डालनी होती है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से ये सारे आप वो कांस्टेंट रखो अपनी स्टडीज़ को, स्टडीज़ पे भी फोकस करो काम के साथ साथ। ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हो, स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, या सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़ कि आपकी वो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जी मैटर करती हैं काफ़ी ज़्यादा। सो वी आर जस्ट गिविंग यू एडवाइस, बिकॉज हम एज सच हमने भी ये सारी चीज़ें फेस करी है, और अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे स्टूडेंट्स जो हैं। सो इट ऑल अबाउट टाइम एंड इट ऑल अबाउट द सिचुएशंस क्या क्या हैं। सो डू रिसर्च अकॉर्डिंगली। जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं जी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।